नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 47 का। किसका? इंडियन पॉलिटी जो आपकी बुक है उसकी लेटेस्ट 7th एडिशंस हैं एम लक्ष्मीकांत सर की, उसे हम लोग डिटेल में कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 1 to 46 चैप्टर्स देख चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। प्लस आप लोग इसी चैनल पे चेकआउट भी कर सकते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शंस पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी करके। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, जो कि होने वाला है जीएसटी काउंसिल यानी कि गुड्स एंड सर्विस काउंसिल। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण करंटली भी हमें देखने को मिलती है, जो कि हमारी क्या है, वित्त मंत्री है यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो इनकी चेयरपर्सन भी होती है जीएसटी काउंसिल की। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन किया गया जीएसटी काउंसिल को। यस, मेंशन किया गया 2016 के अंदर 101 यानी 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2016 के अंदर। ठीक है, किसके लिए? इंट्रोडक्शंस करने के लिए एक न्यू टैक्स रिजीम को। ये जो न्यू टैक्स रिजीम था ये हमारा वो क्या है, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स यानी कि सामान और सर्विसेज यानी कि जो सेवाएं दी जाती है उन पे लगने वाले टैक्स को हम बोलते हैं जीएसटी। तो 2016 के अंदर थ्रू द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। क्यों? ताकि स्मूथ और इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके टैक्सेस का, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन किया जा सके बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द फाइनेंशियल मैटर। इसके अलावा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस कंसल्टेशन प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और जीएसटी टैक्स काउंसिल जो है, जिसको हम जीएसटी काउंसिल भी बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट किया गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके थ्रू एक आर्टिकल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज आर्टिकल 279A। ठीक है, इस आर्टिकल्स के थ्रू क्या बनाई गई, एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई। ये आर्टिकल पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जीएसटी काउंसिल को बाय एन ऑर्डर। उसी के चलते 2016 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया और ये काउंसिल का यानी कि जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन किया। ये जीएसटी काउंसिल है, इसका सेक्रेटरीट हमें देखने को मिलता है हमारी कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर। और यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस जीएसटी काउंसिल के एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी भी होते हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल है जो हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए ये जीएसटी काउंसिल बना तो दी गई, बट ये जीएसटी काउंसिल का विज़न क्या है, ठीक है, इसका मिशन क्या है, उस पर बात करते हैं। देखिए ये जो जीएसटी काउंसिल है, ये जब भी फंक्शन अपने डिस्चार्ज करती है तो काउंसिल को क्या करना चाहिए, द काउंसिल इज़ टू बी गाइडेड बाय द नीड फॉर द हार्मोनाइज स्ट्रक्चर्स ऑफ द जीएसटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द हार्मोनाइज नेशन मार्केट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक मार्केट रेडी करना है जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशंस के बीच में हो। किन के बीच में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन? बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, इसके अलावा फर्दर द काउंसिल जो है वो क्या करती है, अपनी प्रोसीजर को प्रॉपरली डिफ़ाइन करती है, उसके फंक्शंस किस तरीके से उसको परफॉर्म करने जीएसटी काउंसिल को, वो सारी चीज़ें ये बॉडी डिसाइड करती है। इसके विज़न की जब हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के विज़न की, तो इसका विज़न देखने को मिलता है टू एस्टेब्लिश द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फेडरेशन इन द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल हो गया, विच इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी वेस्टेड विद द पावर टू टेक द मेजर डिसीजन रिलेटेड टू जीएसटी। मतलब जीएसटी से जितने भी मेजर डिसीजन है वो क्या करेगी, ये वाली बॉडी लेने वाली है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को या फेडरेशंस को भी क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। और कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म को तो ये बॉडी जो है वो क्या करेगी, स्ट्रेंथन तो करेगी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ऑलराइट, इसके अलावा इसका मिशन स्टेटमेंट क्या देखने को मिलता है कि भाई इवॉल्विंग बाय अ प्रोसेस ऑफ द वाइडर कंसल्टेशंस जीएसटी स्ट्रक्चर्स हो गया विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड यूज़र फ्रेंडली। भाई मिशन इसका ये देखने को मिलता है कि जो जीएसटी है ये वाइडर कंसल्टेशन करने वाली एक बॉडी है और इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन है प्लस यूज़र फ्रेंडली है। इस तरीके का कुछ इसका मिशन स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में एक दो स्टेटमेंट देके विज़न और मिशन पूछ लें, आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन, भाई कौन कौन मेंबर्स होते हैं इस जीएसटी काउंसिल के। तो याद रखना, सबसे पहले जॉइंट फोरम देखने को मिलता है जीएसटी काउंसिल हमें, सेंटर और स्टेट यानी सेंटर और स्टेट दोनों के मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले चेयरपर्सन की बात करते हैं तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वो क्या होते हैं, इस जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए यूनियन जो
मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू और द फाइनेंस, वो जो यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं सेकंड टाइम के जो मिनिस्टर्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं मेन कैबिनेट मिनिस्टर को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा वाइस जनरली अगर जब हम बात करते हैं मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस और द टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट, ईच स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं। तो ये दोनों यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। इसके अलावा स्टेट के मिनिस्टर्स भी होते हैं, जनरली स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट यानी कि चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी कैबिनेट अपॉइंट कर देती है। तो ये क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हीं स्टेट्स के अंदर से ही किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को क्या किया जाता है, वाइस चेयरपर्सन भी बना दिया जाता है और उनका टर्म भी डिसाइड कर दिया जाता है। तो चेयरमैन होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन होंगे कोई भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जनरल, ठीक है। इसके अलावा यूनियन जो है जिसको हम यूनियन कैबिनेट भी बोलते हैं वो ऑल्सो डिसाइड कर सकती है कि भाई इंक्लूड द चेयरपर्सन्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्सेस एंड द कस्टम्स, भाई CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड द कस्टम्स, उनके जो चेयरमैन हैं, ठीक है, एज अ उनको परमानेंट इन्वाइटी भी क्या किया जा सकता है, ये GST काउंसिल की मीटिंग के अंदर इनवाइट किया जा सकता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, यूनियन कैबिनेट डिसाइड करने वाली है और इन्हीं को जनरली बुलाया भी जाता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है भाई। इनडायरेक्ट टैक्सेस का GST है क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस है और इनडायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो रेगुलेट करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द कस्टम, उसके चेयरमैन है, तो उनको भी क्या बुलाया जाता है यहाँ पे एज अ परमानेंट इन्वाइटी के तौर पे बुलाया जाता है। यानी कि सेंटर भी आ रहा है स्टेट भी आ रहा है। सेंटर के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो चेयरमैन है, स्टेट के जो हैं वो कौन देखने को मिलते हैं हमको, स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जनरली वाइस चेयरमैन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी देखने को मिलता है यूनियन लेवल पे और प्लस CBSE के CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसके और कस्टम हैं उसके चेयरमैन भी इसमें परमानेंट इन्वाइटी के तौर पे काम करते हैं। तो ये कुछ हमें कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वर्क किस तरीके से करती है GST काउंसिल, तो भाई GST काउंसिल के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें सबसे पहले स्टार्ट होने के लिए मिनिमम 50% जो है क्या होना चाहिए, यानी कि वन सेकेंड, ठीक है, 1/2 एटलीस्ट क्या होना चाहिए, कोरम होना चाहिए। कोरम का मतलब मिनिमम इतने परसेंटेज लोग जो है ना प्रेजेंट होने चाहिए, किस लिए, ताकि GST काउंसिल जो है उसकी मीटिंग स्टार्ट की जा सके। तो 50% यानी कि 1/2 क्या होना चाहिए, मिनिमम कोरम होना चाहिए। उसके बाद जब मीटिंग स्टार्ट होगी और कोई भी डिसीजन लेना होगा तो जब भी डिसीजन लेना होगा वो किस तरीके से लिया जाएगा, मेजोरिटी से लिया जाएगा। मेजोरिटी भी कैसी, मोर देन 2 या फिर 3/4 की मेजोरिटी, यानी कि 75% मेजोरिटी के थ्रू ही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। हर एक मेंबर का जो वोट्स है उसके वेटेज की बात करें यानी कि जनरली वो क्या इक्वल होने वाला है मोर और लेस, और 75% जो है वो क्या होने चाहिए, मेजोरिटी होने चाहिए और उसके थ्रू ही डिसीजन लिया जाता है। मतलब भाई कोरम 50% कोरम है और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी से लिया जाएगा और वो मेजोरिटी क्या होने वाली है, मोर देन 3/4 यानी कि अराउंड 75% और उससे ज़्यादा लोग अगर फेवर करते किसी डिसीजन को, वोट उसके फेवर में डालते हैं तो ही वो डिसीजन फाइनलाइज़ किया जाएगा, अन्यथा वो डिसीजन फाइनलाइज़ नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें डिसीजन जो है लिया जाता है कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के। वो डिसीजंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जनरली क्या होता है, 1/3 वेटेज है जनरली पावर। भाई कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 पावर देखने को मिलती है, यानी कि अराउंड 33% आउट ऑफ 100%। जबकि ऑल द स्टेट गवर्नमेंट है जितनी भी, उनकी सबकी मिला के 2/3 वेटेज देखने को मिलती है इनके पास फॉर द पासेज ऑफ द बिल। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 वेटेज इन द GST काउंसिल। स्टेट गवर्नमेंट सारी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है सबको मिला के उनके पास 2/3 वेटेज देखने को मिलता है। इसके अलावा एनी एक्ट और द प्रोसीडिंग्स ऑफ द काउंसिल विल नॉट बिकम द इनवैलिड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। भाई कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पे जो भी प्रोसीडिंग हुई है GST काउंसिल में उसको हम इनवैलिड करार नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वैकेंसी रह गई या GST काउंसिल को बनाने में कुछ प्रॉब्लम हुई, ये ग्राउंड्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि GST काउंसिल ने जो भी डिसीजन लिए उसको ना माने, ये ग्राउंड के बेस पे ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन एज अ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल तो भी वो ग्राउंड कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ हुई काउंसिल्स के अंदर जो नॉट अफेक्ट कर रही है द मेरिट्स ऑफ द केस तो उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं होती है। जब GST काउंसिल की मीटिंग में कोई डिसीजन फाइनल हो जाता है तो वही फाइनल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद तुम बोले ये सारी चीज़ें इसके बेस पे डिसीजन सही नहीं है तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी बात करें हम फंक्शंस की कि क्या क्या होते हैं इस GST काउंसिल के फंक्शंस। पहले हमने वर्किंग देखी थी।
फंक्शंस क्या होते हैं, तो भाई रिकमेंडेशन जनरली देना क्या होता है, इनका फंक्शन कंसिडर किया जाता है। रिकमेंडेशन टैक्स, सेस और सरचार्ज से रिलेटेड कोई भी मैटर है सेंटर का, स्टेट का या लोकल बॉडीज़ का, तो क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, दैट में बी सब्जुगेटेड टू द जीएसटी और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी, उसके रिगार्डिंग भी ये लोग क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या इंक्लूड एग्जाम करनी चाहिए, उसके बारे में भी रिकमेंडेशन देते हैं। मॉडल जीएसटी लॉज किस तरीके का होगा, प्रिंसिपल्स क्या होंगे टैक्स लगाने के, अपॉइंटमेंट जीएसटी के अंदर, जीएसटी काउंसिल्स के अंदर अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाएगी, इंटरस्टेट ट्रेड किस तरीके से होगा, क्या क्या चार्जेस होंगे, क्या क्या परसेंटेज होंगे, वो सारी चीज़ें के लिए रिकमेंडेशन कौन देती है, ये जीएसटी काउंसिल ही देती है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी टर्नओवर की, बिलो विच द गुड्स एंड सर्विसेज में भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी, भाई क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी तय करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई गुड्स है, लेट से 10 रुपया उसकी लिमिट रखिए, 10 से ऊपर का वो होगा तो उस पर टैक्स लगेगा, 10 से नीचे का होगा तो शायद नहीं लगेगा, वो सारी डिसाइड करना, एग्जेम्पशन देना, वो भी जीएसटी काउंसिल का ही फंक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा रेट इंक्लूडिंग द फ्लो रेट्स विद द बैंड्स ऑफ द जीएसटी, फ्लो रेट्स क्या होगा, उसके अबाउट टैक्स लगाना है नहीं लगाना है, वो सारे रिकमेंडेशन। इसके अलावा कोई स्पेशल रेट भी इम्पोज करना है फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, कुछ एडिशनल रिवेन्यू जनरेट करना है टैक्सेस के थ्रू ड्यूरिंग द, सो दैट वी कैन यूज़ दैट अमाउंट ड्यूरिंग द डिज़ास्टर, तो वो चीज़ें भी ये कई बार रिकमेंड करता है। इसके अलावा और भी कोई मैटर है जो जीएसटी को ये काउंसिल, जो जनरली जीएसटी काउंसिल क्या कर सकती है, उस पर भी फाइनेंशियल मैटर पे डिसीजन दे सकती है और रिकमेंडेशन होगा, गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होता है जनरली। इसके अलावा कोई प्रोविज़न है, स्पेशल प्रोविज़न देने कुछ स्टेट को, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, फिर अपना नॉर्थ का जम्मू एंड कश्मीर है, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा, हिमाचल है, उत्तराखंड। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है जनरली, हिमालयन स्टेट जनरली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इन लोगों को कुछ स्पेशल प्रोविज़न देना है टैक्स से रिलेटेड, तो ये चीज़ें भी रिकमेंडेशन देता है कौन, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन देखने को मिलते हैं हमको जीएसटी काउंसिल्स के। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है भाई, जीएसटी काउंसिल क्या करती है, टैक्स को इम्पोज करना है, एग्जाम करना है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ पर्टिकुलर स्टेट के, जो कि क्या है, बैकवर्ड स्टेट हैं जियोग्राफिकली, फिजियोलॉजिकली, तो उनको क्या है रिकमेंडेशन देना, ये सारी चीज़ें। फ्लोर रेट क्या होंगे, रेट क्या होंगे, जीएसटी के क्या क्या एग्जेम्पशंस होंगे, ये सारी चीज़ें भी जीएसटी काउंसिल क्या करती है, फंक्शन करती है, इससे रिगार्डिंग भी रिकमेंडेशन देने का। कुछ और भी फंक्शन देखने को मिलते हैं हमको जीएसटी काउंसिल्स के, जैसे कि ये भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है कि द डेट ऑन विच द जीएसटी में बी लेवी ऑन द पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड द एविएशन टर्बाइन फ्यूल, कब लगाया जाएगा इन पे जीएसटी, वो डेट भी कब करेगी, वो भी डेट नोटिफाई करने की पावर जीएसटी काउंसिल के पास है। अभी आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिसिटीज़ हो गई, अल्कोहल्स हो गया, ठीक है, जनरली ये सारी चीज़ें, फिर पेट्रोलियम हो गया, ये सब जीएसटी के आउटसाइड है, तो इनको कब, इन पे कब जीएसटी इम्पोज किया जाएगा, तो वो डेट नक्की करने वाली एजेंसी कौन सी है, जीएसटी काउंसिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब डिस्प्यूट होता है रिकमेंडेशंस पे जीएसटी काउंसिल की, तो काउंसिल के अपना ही क्या एक मैकेनिज्म देखने को मिलता है टू एडजुडिकेट अपॉन द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सेंटर एंड वन और मोर देन वन स्टेट। इसके अलावा बिटवीन द टू और द मोर स्टेट, तो इनके बीच में रिकमेंडेशन को लेके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करने की पावर भी जीएसटी काउंसिल के पास ही देखने को मिलती है। इसके अलावा काउंसिल जो है एज द रिकमेंडेशन फॉर द कंपनसेशन ऑफ द स्टेट फॉर द लॉस ऑफ द रेवेन्यू अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। भाई 2017 के अंदर ये इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017। तब से लेके 5 साल तक क्या किया गया, एक कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रॉमिस किया गया था, यानी 2017 से 5 साल यानी कि 2022 तक जो स्टेट है जिनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के टैक्सेस, बहुत सारे सेंटर के टैक्सेस, उन सभी को मिला के क्या किया गया था, एक यूनिवर्सल टैक्स लाया गया था जिसको जीएसटी बोला गया। तो हो सकता है ना कुछ स्टेट को नुकसान हो तो उन स्टेट को कंपनसेशन देना है 5 सालों तक यानी 2022 तक, उसके रिगार्डिंग भी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ही देता है। और याद रखना उसके बाद अभी इसकी रिकमेंडेशन पूरी हो चुकी है। राइट, तो सिंस 2022 कोई ऐसा कंपनसेशन स्टेट को देने के लिए सेंटर जो है वो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ अदर फंक्शंस भी देखने को मिलते हैं हमको जीएसटी काउंसिल के। ऑलराइट, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 279 ए के अंदर देखने को मिलती है, जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक किया गया था 2016 में और इस बॉडी को ऐड किया गया था। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने जीएसटी काउंसिल जो पढ़ी है वो स्ट्रिक्टली पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है। अब आप अगर ऐसा सोच सकते हैं यार जीएसटी के अंदर जो स्लैब्स हैं वगैरह वो सब क्यों नहीं डिस्कस किए, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली क्या है, इकोनॉमी का पोर्शन है, वो आपको इकोनॉमी में पढ़ना होगा। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी के अंदर जीएसटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बारे में हमने डिटेल में इस चैप्टर्स के अंदर डिस्कस
किया है। ऑलराइट, तो ये था हमारा ओरल चैप्टर नंबर 47, अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच वॉज जीएसटी काउंसिल। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा इस चैप्टर्स में। इसके पहले के चैप्टर्स में भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इसी चैनल पे विज़िट कर सकते हैं कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, रेगुलरली हो सकेगा तो लेक्चर्स जो हैं वो देखेंगे और रेगुलरली जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, इस पॉलिटी की सीरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कर लीजिए और मिलते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।